असद बदायूनी का एक शेर है। गांव की आंख से बस्ती की नज़र से देखा है। एक ही रंग है दुनिया को जिधर से देखा। जो रास्ता गांव से शहर जाता है वही शहर से गांव की ओर भी आता है। नमस्कार, मैं संजय तेजस्वी। आज के खास मेहमान हैं जो एक शिक्षक परिवार में जन्मे, विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कला एवं संस्कृति जैसे क्षेत्र को चुना। 1990 से प्रख्यात रंगकर्मी निर्देशक सतीश आनंद के सानिध्य में कला संगम पटना के साथ रंगकर्म की शुरुआत की। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से 1997 से 1999 के बीच प्रशिक्षण प्राप्त किए। विगत 22 वर्षों से मुंबई में सिनेमा एवं टीवी के लेखक, निर्माता, निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं। कई फिल्म एवं धारावाहिक का सफल लेखन एवं निर्देशन किए। सामाजिक कार्यों में सक्रियता। बिहार के ग्रामीण समाज के आम जनजीवन के सेवार्थ यूनिटी नामक ट्रस्ट की स्थापना की। यूनिटी के माध्यम से साहित्य, कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय आदि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और वो खास मेहमान हैं औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर प्रखंड के रेपुरा ग्राम निवासी श्री रविकांत जी। नमस्कार सर, मेरे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम लोग आज कुछ जानेंगे। कुछ प्रश्न है कि एक शिक्षक परिवार में जन्मे रविकांत जी जो विज्ञान से स्नातक किए, वो कलाकार कैसे बने? कला संस्कृति का आपने चुनाव कैसे किया? ये प्रश्न बहुत जटिल है। सवाल बहुत सरल लग रहा होगा लेकिन इसका जवाब बहुत जटिल है। इसलिए कि शिक्षक जो होते हैं अपने पुत्र को कलाकारी की दुनिया में तो भेजना ही नहीं चाहते हैं। तो ये गांव में जो कीर्तन की परंपरा है, हाँ है। जब हम लोग छोटे थे तो देवी मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में होली, चैता, आमतौर पे महिलाएं धान रोपती गीत गाती हैं, 12 मासा वगैरह चलते रहते हैं। और तो ये सब स्वाभाविक तौर पे यहाँ के जनजीवन में है, जो हर बच्चे के सुनता रहता है, गुनगुनाता रहता है, कोरस का हिस्सा होता है। ऐसे ही हमारे भीतर आया वो साहित्य पढ़ने का एक शौक मेरा पुराना है बचपन से ही जी। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था उन दिनों सामान्य विषय के अलावा हिंदी की किताबें ले जाकर जब भी वक्तों में पढ़ता रहता था। तो यूं कहें साहित्य रंगमंच की तरफ लाया है। पहले साहित्य का रुझान मुझ में आया और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता था कि मोहन राकेश का आषाढ़ एक दिन मैं पढ़ता हूँ, ये मंच पर जाकर कैसा लगेगा। अच्छा। कोई अभिनेता कालिदास को कैसे जीवंत करेगा। मोहन राकेश जिस दृश्य की परिकल्पना करते हैं, मल्लिका जिस तरह पहले दृश्य में आती है और कहती है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, जो शब्दों में लिखा हुआ है वो मंच पर कैसे सजीव होगा। कोई अभिनेता, अभिनेत्री कैसे उसको मंचित करेगा। तो साहित्य पहले आया, रंगमंच बाद में। साहित्य और रंगमंच तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिताजी का भी इसके लिए तैयार कैसे हुए? आपकी जानकारी में जैसे होगा, आप ग्रेजुएशन किए साइंस से, तो फिर इसके लिए तैयार कैसे हुए कि आपको इस क्षेत्र में जाना है? आपने कैसे मनाया उनको? पिताजी मेरे 84 में गुजर गए थे। अच्छा। हाँ, बहुत पहले। मैं 7 में पढ़ता था, भैया 9th में थे और मैं 7 में था। तो हाई स्कूल मैंने 88 में पास किया है, एकोनी हाई स्कूल से जी। फिर इंटर के लिए रांची मारवाड़ी कॉलेज में गया। वहीं पर कुछ मित्र मंडली ऐसी मिली जो रंगमंच करते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे वहाँ आना जाना बैठना हुआ। फिर 90 में पटना आया। 90 में जब पटना आया, मैंने कहा ना कि साहित्य में पढ़ता रहा। जब पटना आया तो यहाँ नाटक होता था। पटना के कौन से कोई क्लब से जुड़े हुए थे क्या? जैसे अभी तो कालिदास रंगालय है। हाँ, इसमें भी बहुत सारे नाटक अभी होते हैं। तो देखता था। पहले तो नाटक देखा, किया तो बाद में। तो यूं ही कभी गांधी मैदान से गुजरूं तो देखूं कि कालिदास रंगालय में कौन सा पोस्टर लगा है, आज कौन सा नाटक है। तो देखा पहले, देखा तो लगा हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। फिर कैसे कैसे करके सतीश आनंद जी के यहाँ गया। पहला नाटक मैंने किया था, गुजर गई, तारा गुप्ता जी नाम था उनका।
तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही पढ़ता था और वो एक नाटक कर रही थी आम्रपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का। अच्छा। मैं जुगाड़ करके इधर उधर से किसी तरह से परिचय निकाल कर वहाँ तक पहुँचा और नौजवान सा था ही। और मैं कहा कि मैं रंगमंच करना चाहता हूँ, क्या किए हो कभी कुछ? बोले किया तो कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन करना चाहता हूँ। बोले ठीक है आओ। आने जाने लगा। उन्होंने पहले ही नाटक में आम्रपाली के प्रेमी अरुण ध्वज की भूमिका मुझे दी। अच्छा। पटना में तो उसका एक शो हुआ ही। दिल्ली के मावलंकर हॉल में रफी मार्ग पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में उसका शो हुआ। आप पहले कभी नाटक किए थे? गांव के जुड़ने नाटक से पहले? स्कूल के नाटक, गांव के नाटक। स्कूल में सरस्वती पूजा में होता था। तो वहाँ फिर वो ट्रेंड किया आपको कि ऐसे ही डायरेक्ट रोल मिल गया? रिहर्सल हो गया, प्रैक्टिस हुआ, फिर वो सब हुआ जो नाटकों की तैयारी में जो आमतौर पे होता है। 1-2 महीने रिहर्सल चले, रिहर्सल करता रहा, फिर उन्होंने सिखाया मुझे। तो एक ही नाटक उनके साथ कर पाया आम्रपाली। बौद्ध महोत्सव में किया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव दिल्ली मावलंकर हॉल में शो हुए उसके, और मैं हीरो हो गया। अच्छा। लगने लगा कि नाटक करके भी कोई हीरो बन सकता। बढ़िया कर गए। जब नाटक समाप्त हुआ, चूंकि मैं आम्रपाली का प्रेमी था, मैं एक दृश्य में आम्रपाली इंतजार कर रही है मेरा और मैं नेपथ्य में हूँ, और जैसे ही मैं आता हूँ तो उसकी सहेली कहती है देखो आ गया तुम्हारा अरुण ध्वज। अच्छा। तो दूसरे दिन तमाम बौद्ध भिक्षु मुझे देखकर कह रहे थे आओ आओ अरुण ध्वज। तो दिल को ऐसा लगता था कि अरे ये रविकांत अरुण ध्वज बन गया। ये जो व्यक्ति का परिवर्तन है ना, ये अचानक से आपकी सोच को बदल देता है। जो रविकांत संबोधन अरुण ध्वज के संबोधन में बदल गया, इसने मुझे और गंभीर कर दिया रंगमंच की तरफ। जैसा हमें ज्ञात है कि आपका जो लाइफ है, जीवन, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। साहित्य है, रंगमंच है, सिनेमा है और सोशल वर्क है। इन चारों में से आप सबसे ज़्यादा किसको लाइक करते हैं? बादल सरकार की एक कविता है जी, एवं इंद्रजीत, उनका प्रसिद्ध नाटक है। तीर्थ नहीं है केवल यात्रा, लक्ष्य नहीं है केवल पथ ही, इसी तीर्थ पथ पर है चलना, इष्ट यही गंतव्य यही है। तो ये फर्क करना बहुत कठिन है। दरअसल मेरी जिंदगी एक यात्रा है, मुझे किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है, मैं अनवरत चलता हूं। ये सब माध्यम है, साहित्य हो, रंगमंच हो, टीवी हो, सिनेमा हो, या ये सोशल वर्क हो, ये सब मेरी यात्रा के हिस्से हैं। एक रेलगाड़ी चलती है, उसे तो दिल्ली जाना भी होता है और धीरे धीरे ढेर सारे स्टेशन आते हैं, रुकती है, चलती है। पर मेरा कोई आखिरी स्टेशन भी, आखिरी स्टेशन मौत है। जिस दिन मर जाऊंगा ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो बस अनवरत चलते रहना सब है, एक दूसरे के साथ जोड़ करके चल। बस जो रास्ते में आता है उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। एक प्रश्न है कि आप रेपुरा जैसे ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके मुंबई तक की यात्रा कैसे की? मुंबई जाने का ये कैसे बना? उसी यात्रा का ही एक ये है जी, कि पटना में रंगमंच, फिर कला संगम में आ गया सतीश जी के साथ, जैसा आपने परिचय में कहा। सतीश जी के साथ 2 नाटक किए मैंने, बर्तोल्द ब्रेख्त का 3 पेनी ओपेरा और रविंद्रनाथ टैगोर का मुक्तधारा। और 97 में तब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारत हिंदू नाट्य अकादमी देश के 2 प्रमुख संस्थान हैं जो नाटकों का प्रशिक्षण देते हैं। तो उसी साल मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए भी अप्लाई किया और उसी साल भारत हिंदू नाट्य अकादमी के लिए भी। अच्छा। एनएसडी में नहीं हुआ, यहाँ हो गया। एनएसडी में जाने की क्या प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया है उसकी? अपनी एक प्रक्रिया है, वो निकलता है, उसका फॉर्म निकलता है, फिर फॉर्म भरिए, फिर प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। कितने कलाकार का एक बार में सिलेक्शन होता है? कितने सीट तो लिमिट होगा वहाँ? 20 लड़के शायद लेते हैं, अभी तो मुझे एक फिगर याद नहीं, लेकिन 20 पूरे देश से। पूरे देश से 20? हाँ, बहुत कठिन परीक्षा होती है। बहुत कठिन। आप यूपीएससी कर सकते हैं, लेकिन एसडीबीएन में आपका एडमिशन हो जाए ये सरल नहीं है। सुन लीजिए, एक कलाकार बनना कितना कठिन है। आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, लेकिन एनएसडी में सिलेक्शन होना उससे कई गुना ज़्यादा है। एक एनएसडी में नहीं हुआ, बीएनए में हो गया। मुझे तो ट्रेनिंग ही लेनी थी। संस्थान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या भारत हिंदू नाट्य, ट्रेनिंग लेना था। यही हुआ, बोले कि चलो यही। बीएनए में 2 साल पढ़ाई की। जब मैं बीएनए में पढ़ने लगा तो मुझे
सही रंगकर्म की समझ मेरे अंदर आई। जब आप जितने गहराई में उतरते हैं उतना समझ में आता है। तब विश्व रंगमंच को समझते हैं आप, अमेरिका के रंगमंच को समझते हैं, इंग्लैंड को समझते हैं आप, जापान के रंगमंच को समझते हैं, दुनिया का रंगमंच, साहित्य आपके सामने होता है, रंगमंच आपके सामने होता है। तो वहाँ तो भिन्न भिन्न लैंग्वेज में भी होता होगा रंगमंच पे जो जितने भी नाटक होते होंगे तो सब तो अलग अलग लैंग्वेज में भी होते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि आप दूसरे लैंग्वेज को हाव भाव से देख करके समझ रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, हिंदी ही नाटक होते हैं वहाँ। अच्छा, हिंदी ही नाटक होते हैं। दूसरी भाषाओं के नाटक अनुवाद होकर होते हैं। अच्छा। जैसे हमने कन्नड़ का नाटक गुणामुखा पी लंकेश का नाटक है, हिंदी में अनुवाद हुआ इफाकत के नाम से। तो मैंने शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट किया है, फ्रायर लॉरेंस का रोल किया था उसमें। संस्कृत के नाटक किए हैं। तो चूंकि नाट्य संस्थान में भारतीय नाटक तो होते ही हैं विभिन्न भाषाओं के, संस्कृत नाटक चूंकि सबकी उनका एक सिलेबस है अपनी तरह। अभी एक विद्यालय में भी हम देख रहे थे कि एक कुमार संभवम का संस्कृत में नाटक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे और उसका जो भावार्थ था वो डिस्प्ले पीछे दिखाया जा रहा था। तो ऐसा भी होता है क्या कि डिस्प्ले चल रहा हो हिंदी में और संस्कृत में बोल रहे हैं बच्चे? वो उन्होंने एक निर्देशक ने प्रयोग किया होगा। अच्छा। वो क्या होगा, वो निर्देशक की अपनी कल्पना है। जी। उन्होंने अपनी तरह से किया होगा। तो चूँकि नाट्य संस्थान में अलग अलग विषयों की निर्देशन, मंच शिल्प, अभिनय, मेकअप, लाइटिंग, तमाम चीज़ों की पढ़ाई होती है और उसके विशेषज्ञ होते हैं जो आपको गहराई से बताते हैं। तो वो सब हुआ। मैं अभिनेता बहुत अच्छा नहीं हूँ तो मेरा रुझान निर्देशन की तरफ था, तो ज़्यादा ध्यान निर्देशन की तरफ रहता था। अच्छा, आप सपनों की शहर मुंबई है, वहाँ आप क्या सपना लेकर गए थे? हीरो बनने का, डायरेक्टर बनने का, या विलेन बनने का, या कुछ और था? नहीं, मैं बोलते ना अभिनय में कमज़ोर हूँ और ये मुझे पता है। अच्छा। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा अभिनेता नहीं हूँ। मैं निर्देशक ठीक हूँ, लेखन मेरा अपना एक जुनून है। निर्देशन के साथ साथ लेखन भी चलता है। हाँ, 94 में मेरी कहानी छपी थी, आगे रास्ता बंद है, हिंदुस्तान टाइम्स में। अच्छा। और मुझे अवार्ड मिला था, हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने दिया था, बिहार के उभरते हुए रचनाकार। अच्छा, 94 की बात है। जी। वो शीर्षक उसका टाइटल था आगे रास्ता बंद है। प्रकाशित भी कहानी हुई और पुरस्कार भी मिला। तो लेखन बोले ना, साहित्य पढ़ना और लेखन, मैं स्नातक तो केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री से ऑनर्स? मैं केमिस्ट्री का ऑनर्स हूँ जी। लेकिन साहित्य, सिनेमा या जो कुछ है वो मेरे स्वाध्याय है। साइंस वाले अचानक से साहित्य की ओर बड़ा कम रुझान करते हैं। हाँ, दोनों एक विपरीत धारा की चीज़ है। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है? यहाँ से कोई बच्चे या कोई चले जाते हैं उठ करके मुंबई जा रहे हैं सिनेमा में काम करना है, तो उनको काम कैसे मिलेगा? अब तो थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक हो गया है। अभिनेता अगर आप हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, हर प्रोजेक्ट की कास्टिंग करते हैं, वो चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे सिनेमा हो या वेब सीरीज हो। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास एक्टर्स अप्रोच कर लेते हैं। प्रोड्यूसर ऑडिशन देना पड़ता है। ऑडिशन, कास्टिंग डायरेक्टर जो है शॉर्टलिस्ट करेगा। एक डायरेक्टर ने कहा कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर है, उसके लिए एक्टर्स लाओ। उसके पास एक्टर्स की लिस्ट है, उसमें से शॉर्टलिस्ट करेगा। फिर शॉर्टलिस्टेड एक्टर्स को बुलाकर ऑडिशन करेगा। फिर वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने रखेगा, उसमें से किसी को फाइनल करेंगे वो। तो अब हमारी इंडस्ट्री बहुत सिस्टमेटिक हो गई है। तो अभिनेताओं के लिए जो ये रहता है कि अब मतलब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मिले न मिले, कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो उससे कैसे मिलूं और उसको कैसे पटा लूं ताकि वो मेरा नाम रेकमेंड कर दे, ऊपर काम दिलवा दे। तो ये हो गया है। अब निर्देशन वालों के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर बनना होता है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने, 2-4-5 प्रोजेक्ट में करेंगे, धीरे धीरे। तो वो रखेंगे कैसे वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए? वो तो पहल करनी पड़ेगी झोला ढोना पड़ेगा। अच्छा, क्या लेखक, गीतकार, स्क्रिप्ट राइटर, इन लोगों का भी ऑडिशन होता है? मान लीजिए हम बहुत अच्छा लिखते हैं या कोई बहुत अच्छा लिखता है, वो किसी डायरेक्टर से कैसे अप्रोच कर सकता है? अपनी कहानी को कैसे दिखाएगा वो व्यक्तिगत तौर पे ही मिलकर हो सकता है, उसका कोई ऑडिशन नहीं है। तब तो उसके लिए समय तो देते नहीं होंगे, क्योंकि बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, समय नहीं देते होंगे। तो यही तो सबसे बड़ा संघर्ष है। हाँ, यही सबसे बड़ा संघर्ष है
कि आप सही व्यक्ति तक पहुँचें। अच्छा, आसपास आप देख रहे होंगे अपने गांव के इर्द गिर्द, यहाँ रह करके फिल्म का निर्माण किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा क्या है मुंबई में जो यहाँ नहीं हो सकता? सब कुछ है। लेकिन एक समस्या बनती है कि जो लोग मान लीजिए यहाँ फिल्म बना लेते हैं, वेब सीरीज बना लेते हैं, तो उसको सिनेमा हॉल तक कैसे भेजा जाए? हाँ, मुख्य समस्या बाजार है। बाजार कैसे मिलेगा? तो ये अब कैसे चूंकि संभव हो देखिए सकता है? माध्यम भी बदल गया आफ्टर कोविड। अच्छा। आफ्टर कोविड के पेंडेमिक के बाद वेब सीरीज आया। वेब सीरीज के लिए तो जो ऐप वाले हैं, ओटीटी वाले जितने भी ओटीटी वाले हैं, वो किसी से आप कंटेंट या तो पहले बना लें फिर उनको दें, या पहले अप्रूवल करा लें फिर बनाएं, तो किसी कंटेंट आएगा किसी न किसी ओटीटी पे। जहाँ तक सिनेमा का सवाल है, तो चूंकि उसके डिस्ट्रीब्यूशन का एक अपना मार्केट है, अपना तरीका है, आपको जाकर बेचना तो नहीं पड़ेगा, वही तो लाएंगे। हर व्यापार का एक अपनी तरह बनता है, व्यापार बाजार चलता है कि कहीं कोई सामान बनता है, फिर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर छोटा डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर आखिरी दुकानदार के पास आता है जहाँ से ग्राहक खरीदता है। वैसे ही सिनेमा भी है। अच्छा। कोई बनाता है, फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई एग्जीब्यूटर है, कोई सिनेमा हॉल का मालिक है, फिर जाकर दर्शक देखता है। तो बनाने वाला तो कोई और है, लेकिन ये बीच के जो लोग हैं, वो जो कड़ी हैं जो सिनेमा हॉल तक उस सिनेमा को पहुंचाएंगे, वो सब उस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा है रंगमंच से कि मुंबई तो सपनों का शहर कहा जाता है कि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, तो क्या वहाँ भी नाटक होते हैं? खूब बृहद पैमाने पे। तो पृथ्वीराज कपूर का बनाया पृथ्वी थिएटर नाटक के लिए ही है। नाटक के लिए ही है। पृथ्वीराज कपूर करते रहे, फिर बाद में शशि कपूर, संजना कपूर, अभी भी संजना कपूर चलाती हैं। भारत का जाना माना जो थिएटर है वो पृथ्वी थिएटर मुंबई में ही तो है। तो नाटक कलाकारों को पैसे मिलते हैं कि नहीं? हिंदी रंगमंच के साथ ही चुनौती है। उनका जीवन यापन फिर कैसे चलेगा? भारत में ही, मुंबई का वो सवाल नहीं है, हिंदी रंगमंच के साथ ही चुनौती है। ये चुनौती बांग्ला रंगमंच के साथ नहीं है, गुजराती रंगमंच के साथ नहीं है। अच्छा। हाँ, उन लोगों को पैसे मिलते हैं चूंकि उनकी संस्कृति में नाटक है। बंगाल का आम आदमी टिकट खरीद कर नाटक देखता है। मुंबई में टिकट बिकते हैं कि नहीं नाटक? मुंबई में भी दिखते हैं। तो फिर तो उन लोगों को सैलरी क्यों नहीं मिलती है? मिलती है। जहाँ जिनके नाटकों के टिकट बिकते हैं उन्हें पैसे भी मिलते हैं। भाई, जिसका नाटक लोग टिकट खरीद कर देखने आएंगे तो पैसे मिलेंगे, स्वाभाविक है। एनएसडी में जो लोग सीखने जाते हैं तो वो लोग भी तो नाटक से जुड़े हुए होते होंगे या करते होंगे। या फिर एक और सवाल है कि जैसे एनएसडी से पास आउट कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो जिनको काम नहीं मिला या ऐसे ही फिर रह गए? बहुत सारे लोग। देखिए, काम मिलना मैंने कि रंगमंच के क्षेत्र में या सिनेमा टीवी? नहीं, कोई भी काम जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है एक मिडिल फैमिली के लिए। अपने बच्चों को जब वो इस क्षेत्र में जाते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा। पैसा कम आज के दौर में तो है कि कम से कम आर्थिक रूप से वो खड़ा हो जाए, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, रंगमंच करके तो नहीं कर सकता हूँ, ये हिंदी रंगमंच करके तो खास तौर से नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदी रंगमंच में अभी कहीं बिहार की ही बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में, बिहार पे हिंदी भाषी प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार कि इन सब इलाकों में कहीं कोई टिकट खरीद कर नाटक नहीं देखता। सबको पास वाला नाटक चाहिए या फ्री में नाटक चाहिए। तो जब सब फ्री में ही देखेंगे तो कलाकार को पैसे कहाँ से मिलेंगे? नाटक के साथ विडंबना है इन प्रदेशों में कि सरकार के सहारे है। भारत सरकार का सारा पैसा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि भारत सरकार का सारा पैसा दिल्ली का मंडी हाउस पी जाता है और बिहार सरकार का सारा पैसा कालिदास रंगाले और प्रेमचंद में समाप्त हो जाता है। तो सरकार को ये हिंदी भाषी प्रदेश में अलग से पहल करनी होगी। जो फंड सरकार रखती है कि एक साल में मुझे कल्चर पे खर्च करना है, वो जिला को देना होगा। जिला अनुमंडल को दे, अनुमंडल अपने अपने प्रखंड को दे और प्रखंड अपने पंचायत को दे। एक मुखिया के पास भी इतना पैसा हो कि अपने पंचायत में कोई कार्यक्रम कराना हो, किसी कलाकार को बुलाए तो 2 रुपया दे सके। सही बात है।
तो तब जा ये करके। सरकारों में बैठे हुए लोग दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से कला का भला नहीं होना है। जब तक कि गांव के एक एक ये मैं ये नहीं कहता कि आप अलग से बजट बढ़ा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अरे जो है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करो। क्यों केंद्र का सारा पैसा खा जाएगा मंडी हाउस? क्यों राज्य का सारा पैसा कालिदास रंगालय और प्रेमचंद कला में समाप्त हो जाए? तो फिर इस दाऊदनगर शहर में रंगमंच कैसे होगा? यानी कि सब गांव तक के लिए पैसे आते हैं, छोटे छोटे गांव में भी रंगमंच तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तब तो। सरकार से फंडिंग तो होता होगा। योजना ऐसी बने, अच्छा, योजना की बात कर रहे हैं। योजना ऐसी बने कि गांव तक पहुंचे कि आप बिहार में जितने जिले हैं, जी जी, हर जिले को एक फंड दीजिए। आज अपने जिले में कला संस्कृति पदाधिकारी हैं, एक कार्यक्रम कराने का पैसा ही नहीं है उनके पास। वो राज्य के जो फिक्स प्रोग्राम है उनके लिए थोड़े से उनके पास बजट आ जाएंगे, उसी बजट से किसी तरह अपना प्रोग्राम करा लेंगे। वो 2-4-5 कलाकारों को बुलाकर अलग से उनको फंड दीजिए ना कि भाई ये थिएटर का फेस्टिवल कर लेना, ये क्लासिकल डांस हो जाएंगे, ये म्यूजिक का हो जाएगा, ये और तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ ऐसा भी है कि महोत्सव होता है, जैसे देव महोत्सव है, उमगा महोत्सव है, अम्बे महोत्सव, बहुत तरह के महोत्सव की शुरुआत हुई है। लेकिन वहाँ भी क्या है कि बड़े शहरों के कलाकारों को बुलवा करके और महोत्सव में काम दिया जाता है और छोटे छोटे कलाकारों की कोई पूछ नहीं होती। यही तो असल समस्या यही है। समस्या सोच की है, विचार की है, विजन की है। कला का भला केवल बड़े कलाकारों के शो कराने से नहीं होना है। बड़े कलाकारों के नाम पे भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको वो मुकाम फिर कैसे मिलेगा? वो उन लोग इस पे कोई बात ही नहीं। बात समाज में कला का स्वस्थ माहौल बनेगा तब जब बिखरे हुए कलाकारों सामने आएंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे आप पर्सनल सवाल है कि आपका मुंबई में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर आप गांव की तरफ क्यों मुड़े? मेरा मनमौजी स्वभाव गांव ले आया, यूं कह। इसीलिए मैंने पहले ही बोला है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर जाता है वो शहर से गांव की ओर आता है। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को गांव में लेकर आए, ऐसा कैसे दिमाग में आया कि अब उधर शहर से हम गांव की ओर ले चलते हैं? दरअसल जब भी मैं मुंबई रहते हुए गांव आता था तो देखता था कि एकदम से अकाल सा पड़ा है, ये पूरा वीरान हो गया है इलाका कला संस्कृति के मामले में। कहीं कुछ नहीं, अजीब सी संस्कृति खिचड़ी सी है। किसी ऑटो में बैठिए तो एक गंदा सा भोजपुरी गाना बजा रहा होगा वो, और नए नौजवानों को देखिए तो मोबाइल कोना में लेकर रील देख रहा होगा। तो ये अजीब तरह की संस्कृति पनप रही है। कैसा समाज छोड़कर जाएंगे हम और आप? तो हमेशा लगता था कि सिर्फ मुंबई में तुम महान काम कर लो उससे कुछ होता जाता है नहीं। तो मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। तो मुंबई मुझसे पहले कितने लोग टीवी सीरियल सिनेमा बना लिए और मेरे बाद भी कितने बनाएंगे। पर ये वीरान इलाके, इस मरुस्थल में तो कुछ पानी डाल दो, कुछ तो पौधे लगा दो कि कोई यात्री गुजरता हुआ वहाँ एक पल विश्राम कर सके। तो यही सब सोच विचार करके मैंने यूनिटी की स्थापना की। शुरुआत में कला संस्कृति और साहित्य ही मेरे मन में था। यूनिटी दरअसल है क्या? यूनिटी एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट जिसका उद्देश्य जो है वो कला संस्कृति, साहित्य, पर्यावरण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब है। तो पहला 2022 में हमने इसकी स्थापना की थी और 2022 में हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया। लेकिन 23 में पहला नेशनल थिएटर फेस्टिवल इकोनी के ग्राउंड में किया था मैंने, और उसी फेस्टिवल में मैंने राष्ट्रीय स्तर के लोगों को यहाँ बुलाया। बहुत सारे भिन्न भिन्न राज्य से भी लोग आए, विभिन्न राज्यों से आए। तो लोग, एक पुरानी पीढ़ी बीत गई है, नई पीढ़ी सामने है। उन्होंने पहली बार देखा कि नाटक कैसे होता है। मैं कहता हूँ ना कि यहाँ अभी मुझे कलाकारों को ट्रेंड नहीं करना है, अभी दर्शक को ट्रेंड करना है। दर्शक को ट्रेंड करना है। दर्शक को पता हो कि नाटक कैसे होता है। नाटक करने से ज्यादा नाटक देखने वालों को देखने का शऊर पैदा हो जी। आप नाटक देखें, अच्छे नाटक देखने का आप
आपको लगे कि ये अच्छा नाटक है, इसे देखना चाहिए। जब लोग नाटक देखने लगेंगे ना तो कलाकार आ जाएंगे। कलाकार हैं आसपास बिखरे हुए, हमारे आपके पास आसपास हैं। अच्छा, ये सब करते हुए आपको लोगों को सेवा करने का ये कहाँ से विचार आया, ख्याल कैसे आया कि ये लोगों को सेवा ख्याल करना नहीं है? आया, होता गया। एक के बाद होता है। हाँ, ये होता गया। यूं कहें कि कोई टर्निंग पॉइंट है या ऐसे कारण, इस कारण वो हो गया। अभी तो मैं खेती करा रहा हूँ। अच्छा, जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वो कृषि की ओर क्यों भागते हैं? बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो वह पुनः वापस लौट करके सोचते हैं कि हम कृषि करें। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि मैं तो कला संस्कृति थिएटर के फेस्टिवल कर रहा था, लिटरेचर के फेस्टिवल कर रहा था, एजुकेशन के लिए काम किया, 50 गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहा था। हमारे अपने लोग जाते थे और 50 सरकारी विद्यालयों में 6, 7, 8 के बच्चों के साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी 1 साल तक कराए हमारे यूनिटी के थ्रू। तो हम अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। उसी में जुलाई 24 पिछले साल, ठीक 1 साल पहले, जब थिएटर फेस्टिवल समाप्त किया तो मैं, चूंकि यहाँ रहने के कारण अलग अलग चीज़ों पे मेरी नज़र रहती है, तो मैंने देखा कि देश के किसान तो हाशिए पे हैं ही, हमारे यहाँ का किसान भी बहुत समृद्ध नहीं है। हमारे यहाँ के किसानों की भी अपनी चुनौती है। वो उपजाता क्या है, अब तो खेती ऐसे ही रुझान कम हो गया है। अब किसान मैं नहीं कहता, वो खेतीहर मजदूरों के हवाले खेती है जो उगा रहे हैं। बिहार की खेती जो है वो जिसकी ज़मीन है उसके हवाले नहीं है, खेतीहर मजदूरों के हवाले है। तो खेतीहर मजदूर का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और सरकारी अस्पताल में इलाज कराता है, क्योंकि उस कृषि से उसकी इतनी आमदनी नहीं है कि किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेज सके या किसी प्राइवेट डॉक्टर से जाकर अपना इलाज करा ले। तो लगा कि क्या किया जा सकता है इनके लिए। आमतौर पर रबी और खरीफ की खेती तो करते ही हैं वो। खरीफ काटेंगे, रबी लगा देंगे, लेकिन रबी के बाद और खरीफ के बीच में 4 महीने का गैप है, जब वो खेत खाली होता है और किसान खाली होता है। तो उस समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जब मुझे ध्यान आया तो लगा इन 4 महीनों के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो उस 4 महीने के लिए क्या हो सकता है? तो फिर कलकत्ता के कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को मैंने यहाँ दाऊदनगर बुलाया। अच्छा। हाँ, डॉक्टर झा और डॉक्टर मजुमदार आए यहाँ और उनको मैंने अपना पूरा दाऊदनगर हसपुरा का क्षेत्र दिखाया और मैंने कहा कि सर मुझे सजेस्ट करिए कौन सी खेती हो सकती कि हाशिए पे पड़ा हुआ व्यक्ति, खेतीहर मजदूर, इन 4 महीनों में जो जब खेत खाली है उसका क्या कर सकता है, उसकी आमदनी कैसे बढ़े। तो उन्होंने मिट्टी, पानी, वातावरण सब कुछ जांचा परखा और उन्होंने ही सजेस्ट किया कि इन्हीं 4 महीनों में जूट की खेती होती है। अच्छा। तो अगर आप थोड़ा सा पहल करें और किसान रबी के बाद जूट लगा ले और जूट के बाद अपना फिर खरीफ पे आ जाएगा, जूट काटेगा, धान लगा लेगा, तो खाली खेत में एक अतिरिक्त आमदनी। जूट की खेती संभवतः उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये जूट की खेती नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार का आपका फारबिसगंज, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, जो बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से लगे हुए इलाके हैं। हमारे इलाके में 20 साल पहले था। अच्छा। कुद्रुम के नाम से करते थे लोग। तो कुद्रुम इसलिए लगाते थे लेकिन जो रस्सी की ज़रूरत थी, पगहा की ज़रूरत थी, खाट बुनने के लिए रस्सी चाहिए था उनको। लेकिन एक तो अब उनकी ज़रूरतें खत्म हो गई। वो आय विशेष के रूप में नहीं करते थे। नहीं, आय के लिए कभी किया नहीं। वो उनकी ज़रूरत थी इसलिए करते थे। फिर रस्सी को बाजार ने प्लास्टिक और नारियल से रिप्लेस कर दिया। बाजार में भी अब जूट की रस्सी ढूंढने जाइए तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, प्लास्टिक का या नारियल का। तो किसान ने जूट उपजाना बंद कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जूट उपजाइए क्योंकि इससे आपको नगदी लाभ हो, इससे रुपए मिलेंगे। आप यहाँ ऐसा करवाए हैं? हाँ, करीब ओबरा में आपको 150 बीघा की खेती है। अच्छा। हसपुरा में करीब 150-200 बीघे की खेती है। दाऊदनगर में भी 50-60 बीघे की खेती है। सब में जूट लगे हुए हैं? हाँ, सब में जूट लगे हैं और अभी इस महीने में 150 बीघे में लग जाएंगे। और तो मैंने फिर यह अभियान शुरू किया कि नहीं, अब किसानों को प्रेरित करो, क्योंकि धान गेहूँ उपजाने से कुछ होना नहीं है। धान बिकेगा 2000 रुपये, हम सब लोग जानते हैं MSP 2600 है, बिकेगा 2000 में। लेकिन जूट आपको MSP में 5000 देगा,
2.5 गुना कीमत है धान से जूट में। सही बात है, किसानों को ट्रेंड करने की बहुत आवश्यकता है ऐसे क्षेत्र में। अच्छा, एक क्या सवाल है कि कलाकार को वायरल होने के लिए या स्टार बनने के लिए मेहनत ज़्यादा जरूरी है कि किस्मत? किस्मत तो किसी के हाथ में है नहीं, उसके हाथ में तो मेहनत ही है। तो कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग रील्स बना रहे हैं, बनाते बनाते अचानक से वायरल हो गए, एक पता ही नहीं चला कि उसमें क्या था और फिर भी वायरल हो जा रहे हैं लोग। वो तो है उनकी किस्मत थी या फिर मेहनत? मेहनत अनवरत करते रहिए, पता नहीं कौन सी चीज़ के लोगों की किसी नज़र भी में, क्षेत्र में मेहनत करते हाँ वो कौन सी चीज़ किसके नज़र में आ जाए, कब आ हैं। जाए। आप भोजपुरी सिनेमा देखते हैं? देखता था। किन का? भोजपुरी सिनेमा मैंने पुराने ढेर सारे देख रखे हैं। जो आपके नए जो गायक से अभिनेता बन रहे हैं उनकी? मैं नहीं इनकी फिल्में देखता। मैंने एक भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट भी की थी, बिगुल। वो अच्छा। राइटर डायरेक्टर मैं ही था। उसके नायक कौन थे? अक्षरा सिंह हीरोइन थी, नायक हैदर काजमी और 2 यंग पेयर्स थे। अक्षरा लीड में थी। अच्छा, तो अभी आप किसको स्टार मानते हैं भोजपुरी में? मैं हिंदी ने भोजपुरी सिनेमा से दूर हूँ। स्टार जैसा क्यों आप दूर क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए कि भोजपुरी तो माटी की सुगंध है यहाँ की। हम मगही है तो हम लोगों की तो है मगही, माटी की सुगंध है, लेकिन भोजपुरी का फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग भी हम लोग के क्षेत्र में भी लोग सुनते हैं। आप भोजपुरी से दूर क्यों हो रहे हैं? अगर आपको भोजपुरी सिनेमा फिर से करना पड़े तो क्या करेंगे? तो कर लूँगा। अच्छा, जो अभी गायक से अभिनेता बन रहे हैं वो तो ट्रेंड होते नहीं है अभिनय के लिए, तो उनके साथ तो काम करना बड़ा मुश्किल होता होगा बतौर निर्देशक। बार बार टेक लेना पड़ता है। हालांकि मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। अच्छा। और करने की इच्छा भी नहीं है मेरी। अभी कौन कौन से धारावाहिक चल रहे हैं लगभग? मेरी हाँ? मैं तो इन दिनों अभी दूर हूँ, और आखिरी मैंने किया था, मैंने खुद ही प्रोड्यूस भी किया था। मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, थर्ड आई आर्ट एंड क्राफ्ट। थर्ड आई आर्ट एंड क्राफ्ट? हाँ, उससे मैंने एक सीरियल प्रोड्यूस किया था खुद, मैंने ही। ये त्रिपुरा की एक परंपरा है, चामुरू योम्पा। अच्छा। तो उसके लिए मैंने प्रोड्यूस किया सीरियल, दूरदर्शन पे आया वो। उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं ही था। तो वो किया, उसके बाद लिखता रहा दूसरों के लिए, ढेर सारे लिख दिए। जिंदगी कैसी एक पहली, मुनिधार, प्रगति, आँखों के झरोखे से, ये सब ढेर सारा लिखता रहा दूसरों के लिए। खुद के लिए एक बनाया, फिर टेलीविज़न में मेरा बहुत मन नहीं लगता अब। अच्छा। टेलीविज़न लगता है कि मजदूर बना देता है। तो टेलीविज़न भी जैसे भोजपुरी सिनेमा में मन नहीं लगता, वैसे टेलीविज़न में भी मन नहीं लगता। तो देखते हैं अभी आगे जो होगा वो कर लिया। आपकी शादी कब हुई थी? एक विशेष सवाल है। 2007 में। उस समय आप मुंबई में थे या? मुंबई में थे। तो अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? क्योंकि मुंबई जाने के बाद बहुत सा ऐसा होता है कि लोग लव मैरिज या फिर रिलेशनशिप में रहते रहते शादी कर लेते हैं। नहीं, प्रेम जैसा किसी के साथ हुआ नहीं। अच्छा, आप कविता भी करते हैं? हाँ, मैं कविता लिखता हूँ, स्वांतः सुखाय लिखता हूँ। मूलतः गद्य का व्यक्ति हूँ, गद्य लिखता हूँ, लेकिन कविताएं स्वांतः सुखाय लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, कभी किसी कवि सम्मेलन वगैरह में भी भाग लिए होंगे, बड़े मंचों पे कभी गए? वैसा कुछ नहीं, कविता मैंने कहा ना, वो छप गई हैं 2-4 जगह, लेकिन कविता बहुत व्यक्तिगत है मेरे लिए। अच्छा। जब कोई एक बात विशेष बहुत मन को कचोटती है तो कविता लिख देता हूँ। अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए कि आर्टिस्ट के पास यही तो जुबान है। अगर मन को कचोट रहा है या किसी भी तरह की कोई बात आती है तो हम लोग लिख करके शेयर कर देते हैं, गा करके कर देते हैं। फिल्म आप लोग डायरेक्टर हैं, फिल्म बना करके कर देते हैं। एक सवाल और है, थिएटर तो आप बहुत किए हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना घटी जो आपको याद हो रंगमंच पे, कैरेक्टर में ऐसा लगा कि डूबते गए? अभी वैसा याद नहीं आ रहा है मुझे। मोबाइल आज के दौर में मल्टीमीडिया जो है हैक करते जा रहा है, पूरी तरह से अपहरण कर रहा है कहिए कि रंगमंच का, तो उसका क्या समाधान है? एक बहुत बड़ी चुनौती है। रंगमंच को ही पहल करनी पड़ेगी। लोग तो मनोरंजन के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे ही। हम 2025 में ये बात कर रहे हैं जब तकनीकी रूप से दुनिया ग्लोबल है, सारा तकनीक पूरी दुनिया के पास, सबके पास है।
तो जो प्रदर्शनकारी कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें रंगमंच है, लाइव म्यूजिक है, डांस है, भरतनाट्यम, कथक, हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, इन सब के साथ यही चुनौती है। एक विशेष पहल की जरूरत है। दर्शक आएंगे कैसे नाटक के लिए? जाना होगा दर्शकों के पास। दर्शकों के पास ही जाना होगा, और क्या। दर्शक नहीं आने वाला है, दर्शक को मिल गया है एक छोटा सा मोबाइल हाथ में। हमें जाकर बताना होगा कि उससे बेहतर तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी अपने समाज के लिए, अपने संसार के लिए वो खतरनाक है, और देखो बेहतर क्या है। हाँ, एक सवाल है, हाँ, हम समझते हैं कि हमारा आखिरी सवाल होगा कि आपकी अगली प्लानिंग क्या है इन सब के अलावा? अच्छा, एक चीज़ है कि आप नाटक के लिए विभिन्न राज्य से बुला रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, दर्शक तैयार कर रहे हैं। आपके नाटक में हमने एक चीज़ देखा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप ज़्यादातर करते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग पहले इधर क्षेत्र में ऐसा नहीं देखते थे कि 3-4 लेयर में पर्दे लगे हों या फिर लाइट का इफेक्ट्स वगैरह हो, पहले ऐसा नहीं होता था। अब क्या बदला है? नहीं, वो सामान्य है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को ऐसा लगता होगा। वरना सामान्य थिएटर में ये सब होता है। प्रोसेनियम के नाटक आप देखेंगे बड़े शहरों के, जो आधुनिक रंगमंच है दुनिया के स्तर पे, वहाँ सब जगह ऐसा होता है। हमने एक चीज़ अनुभव किया है कि जैसे इंडोर स्टेडियम है, तो इंडोर हॉल में नाटक करना थोड़ा साउंड की दृष्टि से राहत देने वाला होता है, उसमें साउंड ज़्यादा इफेक्टेड होता है। लेकिन बाहर खुले में साउंड का इफेक्ट इतना बढ़िया बना लेना, हम इस मंच पे पहली बार देखे हैं। हम लोग काफ़ी कोशिश करते थे पहले कि साउंड को, ये आप कहाँ से करते हैं? मैं बाहर से ले आता हूँ, साउंड के सारे संसाधन लेकर आता हूँ, वो सारा तकनीकी जितना कुछ आपको दिखता है वो बाहर से आता है। अच्छे खासे पैसे लगते होंगे फिर? हाँ, लगता तो है। ये आप अपने पैकेट से बेयर करते हैं? हाँ, करना पड़ता है। कुछ लोग सहायता कर देते हैं, बाकी खुद करता हूँ। इन सब के अलावा भी कोई प्लानिंग चल रही है क्या, कि आगे भी कुछ करना है? अभी सोचा नहीं है। राजनीति में आना चाहते हैं? सोचा नहीं है। इंटरेस्ट है? राजनीतिक दल में मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। खुद की पार्टी बना लीजिए। राजनीति, वैसा दलगत राजनीति में भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मैं राजनीति को गहराई से आकलन करता हूँ, वो सब मेरी नज़रों में होते हैं, सब पर टिप्पणी भी करता हूँ, लेकिन अभी मैं स्वयं कोई राजनीति करूँगा ऐसा कुछ नहीं कुछ है। भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना, शुरुआत जहाँ से हम लोगों ने की थी बादल बाबू की कविता से, कि तीर्थ नहीं है केवल यात्रा, लक्ष्य नहीं है केवल पथ ही, इसी तीर्थ पथ पर है चलना, ईष्ट यही गंतव्य है। अपनी कोई 4 पंक्ति लिखी हुई है तो सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, जाते जाते 4 पंक्ति याद हो तो। मैं एक कविता ही सुना देता हूँ जी। अब चूंकि बादल बाबू की कविता की बात अभी तुरंत हो रही थी, तो बादल बाबू कहते हैं कि जीवन में कोई तीर्थ नहीं है, सिर्फ यात्रा है। तो वहीं से एक दूसरी बात मेरे मन में आया है कि जिस घर में मैं रहता हूं उसके मालिक का नाम मौत है। अच्छा। घर के दरो दीवार, कोना कोना उसी के कब्जे में। यहाँ की हवा, खुशबू, रंग रोगन, सब कुछ। क्या बात। कल मैंने अपनी महबूबा से पूछा, हम ये घर छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चलते, ऐसी जगह जहां मौत का साया न हो, जहां देवदार के पेड़ों के बीच मैं बंसी बजाऊंगा और तुम गुलाबों की ताजगी लिए आम के पेड़ों में झूले झूलना। क्या बात है। जहां सूरजमुखी के खेत और गेहूं की बालियां हमारा स्वागत करेंगी। मेरी महबूबा ने मुझे आउटडेटेड और किताबी कहते हुए कहा, तुम मेरे बुद्धू हो, बॉडम, ऐसी जगह इस पूरी धरती पर कहीं नहीं है, पूरी बस्ती का मालिक मौत है। हम इस बस्ती के इसी घर में रहकर मौत से लड़ते हुए मोहब्बत की नई परिभाषा गढ़ेंगे। वाह। ओ मेरे प्यारे फियांसी, अपने इस ओल्ड फैशन रोमांटिसिज्म से बाहर आओ, क्योंकि दुनिया पोस्ट मॉडर्न हो गई है। इस पूरी बस्ती के सारे घर एक जैसे हैं, पूरी बस्ती का मालिक मौत है।
उसकी ये व्याख्या सुन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सच में मेरी महबूबा मुझसे आगे की बात सोचती है। बहुत खूब। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका, आप हमारे लिए समय निकाले, समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।